नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट होता है केमिस्ट्री का, तो इसलिए इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। 9th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, मैटर। मैटर का क्या मतलब होता है, या फिर हम मैटर को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैटर को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉसेस मास। इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी वस्तु जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है एज वेल एज उसके अंदर मास होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं कि ये एक पेन क्या है, पेन भी क्या है, एक ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस हमारे यूनिवर्स के अंदर। ये थोड़ा बहुत स्पेस, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और इसका एक पर्टिकुलर मास भी होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है बच्चों, मैटर को आगे हम जो क्लासीफाई करते हैं वो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। 3 मेजर पार्ट के अंदर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सॉलिड्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सॉलिड्स क्या होते हैं, दे हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स में क्या होता है, इनकी जो वॉल्यूम होती है वो तो डेफिनिट होती है, लेकिन इनकी नो डेफिनिट शेप। यानी कि जैसे लिक्विड का एग्जांपल हम पानी ले सकते हैं, जिसका कोई वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसका कोई पानी का जो शेप होता है वो कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, गैसेस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, नो डेफिनिट शेप एज वेल एज नो डेफिनिट वॉल्यूम। जिनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसको हम गैस को इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ तो आप 9th क्लास में पढ़ करके आ चुके होंगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। सॉलिड को हम डिफ़ाइन करेंगे एनी रिजिड बॉडी इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए वेरी टाइट पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉलिड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कोई भी एक ऐसी ठोस बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत ही टाइट पैक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है, कोई भी एक ऐसी ठोस बॉडी, ठीक है, कोई भी एक ऐसी, हमारे पास जैसे कि आप इस सपोज कर सकते हैं, ये बोर्ड को सपोज कर सकते हैं, तो बोर्ड क्या है, एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइट पैक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिक्विड को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देयर इज इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड इंटरमीडिएट है, इसका मतलब है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, लेकिन गैस से कम होता है। यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, सपोज करो कि ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो क्या होगा, सॉलिड से ज़्यादा होगा, लेकिन गैसेस से कम होता है। और गैस के अंदर क्या होता है, देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, गैसेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जहां पर इनफ स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको ना सॉलिड, लिक्विड और गैस का स्ट्रक्चर बना करके बताता हूँ कि इनके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के हम बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं।
सॉलिड की बात करते हैं हम सबसे पहले। अगर हम सॉलिड को के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को देखते हैं तो किस तरीके से होगा। सपोज़ करो कि ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे वो बहुत ही टाइट पैक स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे। कुछ इस तरह से उनका अरेंजमेंट होगा, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर स्पेस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी सॉलिड बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है। नेग्लिजिबल, ना के बराबर स्पेस होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है, लेकिन स्पेस थोड़ा बहुत होता है किसी भी सॉलिड बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में। देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ये वेरी टाइट पैक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमेशा वाइब्रेशन मोड में रहेंगे, इस तरह से हल्के हल्के ये वाइब्रेट करते रहते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, माना कि हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, कुछ इस तरह से पार्टिकल्स होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इनफ स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। इनफ मीन्स कि इंटरमीडिएट स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, अब गैस को देखते हैं। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो सॉलिड से ज़्यादा है लेकिन गैस से कम है। ठीक है, और ये भी हमेशा इस तरह से मूव करते रहते हैं, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं और ये आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं। इस तरह से ये कोलाइड ऑलवेज इन कॉलिजन मूवमेंट में ये रहेंगे। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, एज वेल एज ये जो पार्टिकल हैं ये कोलाइड करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्योंकि गैस को ऐसा तो है नहीं कि हम गैस को किसी ओपन एनवायरनमेंट में रख देंगे, हमेशा भी इसको एक क्लोज कंटेनर में ही रखना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा इस तरह से मूवमेंट में रहते हैं और आपस में कोलाइड करते रहते हैं, एज वेल एज कोलिजन करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट की वजह से इन पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से समझो कि ये जो मूव कर रहे हैं इनके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के अंदर। देखो बच्चों, ये मैं अभी तक जो समझाता आ रहा हूँ बार बार पार्टिकल्स, तो पार्टिकल का सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि पार्टिकल का क्या मतलब होता है। ठीक है, पार्टिकल का मतलब समझते हैं। अगर कहीं पर हम पार्टिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम एटम, आयन या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्टिकल का जो मतलब होता है वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमने मैटर के बारे में समझ लिया, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लिया। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बारे में, एटम, आयन और मॉलिक्यूल के बारे में मैं अभी आगे समझाऊंगा इस चैप्टर में आपको। ठीक है, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है आप उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं उस पीरियोडिक टेबल को, कि जैसे हम इस तरह से इसको समझते हैं कि ये हमारे पास, माना कि ये हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हम किस तरीके से बोलेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, तो हम इनको किस तरह से समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, या फिर हमें किसी को समझाना हो तो हम किस तरह से बोलते हैं,
हाइड्रोजन एलिमेंट, लिथियम एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे फ्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो इन सभी को हम किस तरीके से बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और एलिमेंट को हम किस तरीके से समझते हैं कि एलिमेंट एक्चुअली में क्या होता है क्या चीज़ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ द प्योर substance that contain only one kind of particle, ठीक है। एलिमेंट को अगर हम समझते हैं उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम किस तरीके से समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, कि कोई भी प्योर फॉर्म, सब्सटेंस की प्योर फॉर्म जिसके अंदर जो कि केवल बना हुआ है एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब तक हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 114 इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर इंक्लूजन है नेचुरल एलिमेंट्स एज वेल एज मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जितने भी हम इसको बोलेंगे, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या बोले जाते हैं, एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और एलिमेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म होती है, जो कि केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है बच्चों। ये आपको एलिमेंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कई बच्चे होते हैं, कई लोगों को ना कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता होता, ठीक है। अब सबसे पहले ना मैं आपको समझाता हूँ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, इन विच 2 or more atoms combined in a fixed ratio by mass, ठीक है। कंपाउंड का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन किए जाते हैं एक फिक्स रेशियो बाय मास के अंदर, ठीक है बच्चों। अब इसका एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। एग्जांपल हो गया हमारे पास H2O, ठीक है। अब H2O को देखो, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है हमारे पास 1, एक्चुअली में तो 1.008 होता है, हम उसको राउंड ऑफ करके 1 ले लेते हैं, ठीक है। और H2O के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2:16, इसको हमने 2 से डिवाइड करा तो 1:8 आ गया है, ठीक है। तो कंपाउंड का बेसिकली मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे पास एटम्स कंबाइन किए जाते हैं वो एक फिक्स रेशियो बाय दियर मास में कंबाइन किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया CO2 एग्जांपल ले लिया, ठीक है। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है 16 × 2, ठीक है। तो ये हो गया 12:32, इसको हमने काटा 3:8, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन जो फिक्स रेशियो में मर्ज किए जाते हैं, उनका जो मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा 3:8 रहेगा। इसका मतलब होता है कि आप इस यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ, यूनिवर्स से मतलब है हमारी अर्थ पर, अगर आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आप पानी लेते हैं H2O लेते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होगा
उनके मास के बेसिस पे वो ऑलवेज हमेशा कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन उनके मास का कॉम्बिनेशन रहेगा वो 3:8 में रहेगा हमेशा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो मॉलिक्यूल में क्या होता है, इन विच 2 or more same or different atoms are combined together। ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है जहां पर सेम या डिफरेंट, 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल हो गया, सेम हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 सेम एटम हमने ऑक्सीजन के कंबाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, इसी तरह से 3 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, O3। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, यही वो जो ओजोन लेयर वाला ओजोन। ठीक है, H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 डिफरेंट एटम्स हमने, 2 या 2 से ज़्यादा एटम, डिफरेंट एटम हमने आपस में कंबाइन कर दिए तो H2O हमारे पास क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास H2SO4 एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं मॉलिक्यूल के। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेम या डिफरेंट एटम्स को आपस में कंबाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है, हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। ठीक है, कि एटम क्या होता है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम एटम के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों।